नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को पार करती है, जिसमें अन्याय है, रहस्य है और एक तलाश है। बिल्कुल। रघुनाथ एक गरीब दर्जी और उसकी बेटी गौरी की कहानी। हाँ, और कैसे 50 साल बाद भी मतलब अतीत का साया इंसाफ मांगता है। ये बात ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो लेख है वो इसी मार्मिक दास्तान को परत दर परत खोलता है। जी। ये सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, है ना? ये समझने की कोशिश है कि कैसे अधूरी इच्छाएं और अन्याय की टीस समय के पार भी गूंज सकती हैं। बिल्कुल, ये मानवीय भावनाओं की गहराई दिखाता है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि कैसे एक सीधे साधे मतलब ईमानदार परिवार पर झूठा इल्जाम लगता है। वो कौन सी भावनाएं थीं जिन्होंने गौरी की आत्मा को शायद बांधे रखा? और फिर मीरा का पहलू, कैसे वो लौटती है। हाँ, सच सामने लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जी। रघुनाथ नाम का एक दर्जी था, बेहद ईमानदार, अपने काम में मतलब पूरी तरह मगन। सुना है बहुत मेहनती भी था। सुई धागे की दुनिया ही थी उसकी। बिल्कुल। और उसकी एक बेटी थी, गौरी। गौरी, कहानी में उसका जिक्र कैसे है? लेख बताता है कि वो बहुत सुंदर थी, भोली थी, हमेशा अपने पिता की मदद करती थी। अच्छा। गांव वाले तो उसे प्यार से लक्ष्मी का रूप कहते थे। वाह, पिता बेटी का गहरा रिश्ता रहा होगा। हाँ, उसकी सादगी, पिता के लिए उसका लगाव साफ झलकता था। लेकिन यही कुछ बदलता है। हाँ, जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आता है। गांव के ठाकुर का बेटा था विक्रम। ओ, ठाकुर का बेटा। हाँ, अहंकारी मतलब अपने रुतबे के नशे में चूर। उसकी नजर गौरी पर पड़ती है। और वो उससे शादी करना चाहता है। बिल्कुल, जिद ठान लेता है। पर यहाँ एक अहम मोड़ आता है। रघुनाथ मना कर देता है। अच्छा, एक गरीब दर्जी ठाकुर के बेटे को मना कर देता है। हाँ, वो कहता है, हम गरीब जरूर हैं ठाकुर साहब, पर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ सिर्फ अमीरी गरीबी का टकराव नहीं है। सही कहा। ये उस दौर में मतलब एक आम आदमी के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहाँ शायद झुक जाना ज्यादा आसान होता। बिल्कुल। रघुनाथ का ये इनकार कहानी की दिशा ही बदल देता है। और जाहिर है विक्रम जैसे अहंकारी के लिए बर्दाश्त से बाहर रहा होगा। हाँ, उसे अपना अपमान महसूस हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। तो उसने क्या किया? उसने रघुनाथ पर ठाकुर के घर से कीमती कपड़ा चुराने का झूठा इल्जाम लगवा दिया। ओह, ये तो बहुत ही मतलब गिरा हुआ काम किया। सोचिए, एक आदमी जिसकी ईमानदारी ही उसकी पहचान थी, उस पर चोरी का दाग। और समाज, गांव वालों ने क्या किया? लेख इशारा करता है कि गांव वालों ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मान लिया। हाँ, ठाकुर के बेटे की बात थी, शायद डर भी था, लोगों ने यकीन कर लिया। और गौरी, वो तो बेगुनाही की दुहाई दे रही होगी। बिल्कुल। गौरी रोती रही, कसमें खाती रही, पर किसी ने एक न सुनी। उफ, ये दिखाता है कि कैसे सत्ता और अफवाहें मिलकर सच का गला घोट सकती हैं, खासकर जब पीड़ित कमजोर हो। इस बदनामी का बोझ रघुनाथ उठा नहीं पाया, वो टूट गया। स्वाभाविक है, इज्जत ही सब कुछ होती है ऐसे लोगों के लिए। कहानी के मुताबिक अगले ही दिन उसने अपनी बेटी गौरी का हाथ थामा और दोनों ने गांव के पास बहती नदी में कूदकर जान दे दी। हे भगवान, इतना बड़ा कदम! एक झूठे इल्जाम ने 2 जिंदगियां खत्म कर दी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना? गौरी के बारे में कुछ खास बात है। हाँ, लेख जिक्र करता है कि मरते वक्त उसके मन में सिर्फ दुख नहीं था। अच्छा, और क्या था? एक प्रबल इच्छा थी, एक अधूरी ख्वाहिश। किस चीज की? अपने पिता को बेगुनाह साबित करने की, उस अन्याय का हिसाब चुकता करने की। उसने जैसे मन ही मन कसम खाई कि वो लौटेगी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक संकल्प भी था। हाँ, और इसी बिंदु पर कहानी त्रासदी से आगे बढ़कर पुनर्जन्म और कर्म के दायरे में चली जाती है। ये विचार की तीव्र भावनाएं, खासकर अन्याय से जुड़ी हुई, आत्मा को मुक्ति नहीं पाने देती। ये कई संस्कृतियों में मिलता है। गौरी की यही अधूरी इच्छा उसे वापस लाती है। तो ये प्रतिज्ञा, ये अधूरी इच्छा कहानी को 50 साल आगे ले जाती है। 50 साल, एक लंबा अरसा। हाँ, वक्त बदला, गांव में अब स्कूल खुल गया है, कुछ पुरानी बातें शायद लोग भूल गए हैं, पर सब कुछ नहीं। और इसी माहौल में, इसी गांव में जन्म लेती है एक लड़की, मीरा। मीरा? तो क्या मीरा ही?
कहानी उसी तरफ इशारा करती है। मीरा जैसे जैसे बड़ी होती है उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। जैसे कि? उसे सपने आते हैं, कभी नदी का किनारा दिखता है, कभी सुई धागा चलाने की आवाज सुनाई देती है, कभी एक बूढ़े आदमी की आवाज, जैसे कोई पुकार रहा हो, गौरी कपड़ा संभाल ले बेटा। गौरी, वही नाम? हाँ, ये नाम गौरी उसे बेचैन करता था। वो समझ नहीं पाती थी कि सब क्या है, ये कौन है। ये पिछले जन्म की स्मृतियों के संकेत हो सकते हैं, जैसा कि पुनर्जन्म की कहानियों में अक्सर होता है। और सिर्फ सपने ही नहीं, कहानी में बताया गया है कि जब भी वो पुरानी दर्जी की दुकानों के पास से गुजरती थी, हाँ, तो क्या होता था? उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, जैसे कोई अनजाना रिश्ता हो उस जगह से। ये दिलचस्प है। सपने, अधूरी यादें, ये अजीब सी भावनाएं, कहानी इन्हें पिछले जन्म के अवशेषों की तरह पेश कर रही हैं। हाँ, ये इस विचार को दर्शाता है कि हमारी चेतना की परतें कितनी गहरी हो सकती हैं, कैसे पिछले जीवन के अनुभव हमारे अवचेतन मन में दबे रह सकते हैं और फिर किसी खास ट्रिगर से सतह पर आ सकते हैं। बिल्कुल, ये महज कल्पना नहीं, ये याददाश्त और चेतना की प्रकृति पर एक तरह की टिप्पणी भी है। और वो ट्रिगर आता है एक दिन। मीरा स्कूल के पास एक पुरानी खंडहर हो चुकी झोपड़ी देखती है। वही झोपड़ी शायद। कुछ अनजाना सा उसे खींचता है और वो अंदर जाती है। लेख के अनुसार ये वही जगह थी जहां सालों पहले रघुनाथ की झोपड़ी हुआ करती थी। और अंदर उसे कुछ मिला? अंदर दीवारों पर उसे कुछ धुंधले निशान दिखते हैं। निशान? हाँ। कैसे निशान? गौर से देखने पर पता चलता है कि किसी नुकीली चीज से, शायद सुई से ही कुछ शब्द कुरेदने की कोशिश की गई है। और क्या लिखा था? लिखा था, गौरी और उसके पिता निर्दोष हैं। ओह। ये पढ़ते ही, जैसा लेख में वर्णन है, मीरा पर जैसे बिजली सी गिरती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। और फिर अचानक किसी फ्लैशबैक की तरह उसे सब याद आ जाता है। सब कुछ? मतलब पिछला जन्म? हाँ, वो गौरी थी, वो रघुनाथ की बेटी थी, वो अन्याय, वो नदी, 50 साल पुरानी यादें एक पल में ताजा हो जाती हैं। ये तो कहानी का एक बहुत ही नाटकीय और अहम मोड़ है। बिल्कुल। यहाँ व्यक्तिगत स्मृति, जो अब तक सिर्फ सपनों और भावनाओं तक सीमित थी, अचानक एक ठोस रूप ले लेती है। उसे सिर्फ ये याद नहीं आता कि वो कौन थी, बल्कि उसे अपने पिछले जन्म का अधूरा मकसद भी याद आ जाता है। सही कहा। अब वो सिर्फ मीरा नहीं है, वो गौरी की अधूरी लड़ाई को पूरा करने का एक माध्यम बन गई है। और मीरा इन यादों को, इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करती। उसने क्या किया फिर? अब उसके जीवन का एक नया लक्ष्य है, अपने पिता रघुनाथ के नाम पर लगे कलंक को मिटाना। वो ठान लेती है कि सच सामने लाकर रहेगी। आसान नहीं रहा होगा ये। बिल्कुल नहीं। वो गांव के बुजुर्गों से मिलना शुरू करती है, उन लोगों से बात करती है जिन्हें शायद वो दौर याद हो। सबूत ढूंढने की कोशिश? हाँ, धीरे धीरे एक एक कड़ी जोड़कर वो सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो दबी जुबान में स्वीकार करते हैं कि हाँ, रघुनाथ पर इल्जाम झूठा था। अच्छा, लोगों ने माना? हाँ, कि ये सब विक्रम की साजिश थी। यहाँ कहानी व्यक्तिगत संकल्प को सामाजिक न्याय की लड़ाई में बदलते हुए दिखाती है। सही। मीरा की एक खोजबीन बताती है कि सच कितना भी दबा दिया जाए, पूरी तरह मरता नहीं है, और कभी-कभी उसे बाहर लाने के लिए एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की जरूरत होती है, भले ही वो सच पीढ़ियों पुराना क्यों ना हो। बिल्कुल, ये पीढ़ियों तक चलने वाले न्याय का एक रूपक भी है। मीरा की ये खोज सिर्फ गांव तक ही नहीं रहती। वो कॉलेज पहुंचकर अतीत की सच्चाई पर एक शोध पत्र लिखती है। रिसर्च पेपर? हाँ, वो तथ्यों, गवाहियों और जो भी सबूत उसे मिले थे, उनके आधार पर ठाकुर विक्रम और उसके परिवार द्वारा किए गए अन्याय का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती है। इसका असर क्या हुआ? नतीजा, कहानी अखबारों तक पहुंच जाती है, मीडिया इसे उठाता है। हेडलाइन क्या थी, कुछ याद है? कुछ इस तरह की, 50 साल बाद दर्जी की बेटी का पुनर्जन्म, पिता की बेगुनाही साबित करने का अनोखा मामला। जाहिर है ये तो सनसनीखेज खबर बन गई होगी। रातों रात ये कहानी चर्चा का विषय बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, रघुनाथ का नाम। हाँ, रघुनाथ का नाम, जो 50 साल से गुमनामी और बदनामी में खोया था, आखिरकार साफ हो जाता है। 50 साल, आखिरकार न्याय मिला। उसकी बेटी के दूसरे जन्म के जरिए। अद्भुत। इसके बाद, जैसा लेख में बताया गया है, मीरा गांव के मंदिर जाती है। वहां वो अपने पिता रघुनाथ की आत्मा की शांति के लिए दिया जलाती है। एक बेटी का फर्ज। हाँ, और मनी मन कहती है, बाबा अब आपका नाम पाक साफ है, अब आप चैन से रह सकते हैं।
ये सिर्फ एक सामाजिक जीत नहीं थी, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। एक बेटी का अपने पिता के प्रति भावनात्मक कर्तव्य भी पूरा हुआ। और कहानी का अंत यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। अभी और कुछ बाकी है। हाँ, उसी रात मीरा फिर सपना देखती है। फिर से सपना। इस बार क्या देखती है? इस बार भी रघुनाथ आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो पुरानी पीड़ा नहीं है। तो एक शांत संतुष्ट मुस्कान है। वो कहते हैं, बेटी, तेरी वजह से मेरी आत्मा को मुक्ति मिली, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। वाह, मतलब आत्मा को शांति मिल गई। ऐसा ही लगता है। अगले दिन जब मीरा उठती है तो कहानी बताती है कि कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैली थी। अच्छा। और उसे एक गहरी शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लगा है जैसे गौरी का पुनर्जन्म लेकर मीरा के रूप में आने का मकसद पूरा हो गया था। न्याय मिल चुका था और आत्मा मुक्त हो गई थी। हाँ, ये अंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ सामाजिक न्याय पर नहीं रुकता, ये आध्यात्मिक समाधान की बात करता है। सही कहा। रघुनाथ की आत्मा की मुक्ति ये दर्शाती है कि न्याय का असर सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर भी होता है। और खास बात यह है कि पुनर्जन्म का उद्देश्य यहाँ बदला लेना नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सत्य और सम्मान की पुनर्स्थापना था। ये कहानी नफरत से ज्यादा न्याय और शांति पर जोर देती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं, मतलब क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। हमने देखा कि कैसे अन्याय जिंदगियों को तबाह कर सकता है, कैसे बिना सोचे समझे बनाई गई राय, सामाजिक दबाव कितने खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने ये भी देखा कि सच और इंसाफ की तलाश में कितनी ताकत होती है। इतनी कि वो समय की सीमाओं को भी लांघ सकती है। हाँ, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु की सीमाओं को भी। ये रघुनाथ और गौरी की दुख भरी कहानी जरूर है, बस साथ ही ये मीरा के साहस, उसके संकल्प और अंततः सत्य की जीत की कहानी भी है। सही। और अगर हम थोड़ा और गहराई में सोचें तो ये कहानी में कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। पुनर्जन्म, कर्म, याददाश्त का रहस्य, ये सब तो है ही, पर साथ ही ये सामाजिक बदनामी का डर, सत्ता का गलत इस्तेमाल और इन सब के सामने खड़े होने वाले अकेले इंसान के जज्बे को भी दिखाती है। हाँ, वो साहस। जैसा कि लेख का भाव भी है, आत्माएं शायद हमेशा बदले की आग में नहीं जलती, कभी कभी वो सिर्फ सच का दिया जलाने और अपनों का सम्मान वापस पाने के लिए लौटती हैं। बहुत खूब कहा आपने। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। जी। इस कहानी के अनुसार अगर हमारी भावनाएं, हमारे अधूरे काम, हमारी यादें वाकई एक जीवन से दूसरे जीवन तक सफर कर सकती हैं, अगर ऐसा संभव है, अगर उनका असर इतना गहरा हो सकता है, तो फिर आज हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसका वजन कितना ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली। हमारे आज के कर्मों का दायरा कितना बड़ा हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।